वापस नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल का एक टॉपिक जिसका नाम है मानव भूगोल की विचारधाराएं। मानव भूगोल की विचारधाराएं। मित्रों, यहाँ पर भूगोल के आगे शब्द लिखा हुआ है मानव। इसका मतलब है कि हमें यह ध्यान रखना है कि भूगोल में केवल भू या पृथ्वी का ही अध्ययन नहीं करते, बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले मानव का भी अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब है कि भूगोल की दो शाखा हो गई, एक भौतिक भूगोल जिसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी की सतह का, पृथ्वी के आंतरिक भाग का, पृथ्वी पर के वायुमंडल का और पृथ्वी के जलमंडल का और पृथ्वी के स्थल भाग का। इसके साथ ही दूसरा है मानव, जिसे मानव का जहाँ अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं मानव भूगोल। यह भूगोल का इस प्रकार का वर्गीकरण, इसे भूगोल में कहते हैं द्वैतवाद। क्या कहते हैं? द्वैतवाद। द्वैतवाद में भूगोल को दो शाखाओं में विभाजित कर दिया गया, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में तो हम भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, जबकि मानव भूगोल में मानवीय तत्वों का अध्ययन करते हैं। साथ ही मानव का प्रकृति के साथ में क्या अंतर संबंध है, मानव का प्रकृति के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। अब भौतिक भूगोल, ये हमने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था भौतिक भूगोल। बीए सेकेंड ईयर में है मानव भूगोल। मानव भूगोल का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है मानव भूगोल की विचारधाराएं। मित्रों, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, उसके बाद में पृथ्वी पर जब मानव की उत्पत्ति हुई तो मानव सबसे पहले प्रकृति का दास था, या यूं कह सकते हैं कि प्रकृति में घटित होने वाली घटनाएं मानव के लिए एक रहस्य बनी हुई थी। जब तक मानव का तकनीकी विकास संभव नहीं हुआ तब तक आकाशीय बिजली, जो वर्षा के समय आकाशीय बिजली चमकती है, उसके बारे में, या वर्षा कैसे होती है उसके बारे में, या कोई पेड़ पौधा किसी बीज के बाद में, किसी बीज से कोई पौधा कैसे विकसित होता है, ये सब जो कंसेप्ट थे ये मानव के लिए रहस्य बने हुए थे, क्योंकि मानव उस समय इन सब के बारे में इन सब से परिचित नहीं था और इन्हें किसी न किसी अदृश्य दैविक शक्ति का परिणाम मानता था। इसका मतलब है कि जो आकाशीय बिजली चमक रही है, या जो वर्षा हो रही है, या जो पौधा बीज से पौधे में कन्वर्ट हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? किसी न किसी देवता की पावर से हो रहा है, या देवता की शक्ति से हो रहा है। जब तक मानव का तकनीकी विकास नहीं हो पाया तब तक ये सब जो इश्यू थे या ये सब मुद्दे थे, ये मानव के लिए एक अदृश्य दैविक शक्ति या रहस्य के रूप में काम कर रहे थे। जैसे जैसे मानव का तकनीकी विकास होता गया, मानव ने इनके वैज्ञानिक कारणों को ढूंढ निकाला। जब मानव अपनी आदिम अवस्था में था, तब प्रकृति के अनुसार मानव चलता था, न कि मानव प्रकृति में हस्तक्षेप करके, प्रकृति को परिवर्तित न करके प्रकृति के अनुकूल खुद को डाल देता था, या प्रकृति की जो सीमाएं थी उन्हीं सीमाओं के तहत मानव निवास करता था। जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ, मानव ने पर्यावरणीय बाधाओं को कम करने के लिए अनेक तकनीकी यंत्रों का विकास किया, जिसके फलस्वरूप मानव का जीवन है वो विपरीत परिस्थितियों में भी सुगम या आसान हो गया। अब हमें यह देखना है कि जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ वैसे वैसे मानव और प्रकृति के बीच में संबंध किस प्रकार बदलते गए। मानव और पर्यावरण के बीच में इन संबंधों के बारे में मानव भूगोल में 3 प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित है। जो सबसे पहली विचारधारा है, उस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है और प्रकृति मानव पर हावी है। मानव प्रकृति के अनुसार ही अपना जीवन यापन करता है और प्रकृति के अनुसार ही नियंत्रित और
अपना विकास करता है, तो यहाँ पर प्रकृति और मानव में प्रकृति हावी है, क्योंकि यहाँ इस समय मानव ने तकनीक का विकास नहीं किया था, तकनीकी विकास सीमित था, और तकनीक की विकास सीमित होने के कारण पर्यावरणीय जो सीमाएं थी या पर्यावरणीय बाधाएं थी ये बहुत अधिक थी। इस कारण मानव का जो जीवन था वो सीमित कह सकते हैं या जटिल कह सकते हैं, जटिल या सीमित था, क्योंकि प्रकृति के अनुसार मानव चलता था। जैसे गर्मी के समय यदि गर्मियाँ अधिक बढ़ रही है तो मानव क्या करेगा, इन्हीं गर्मी में ही मजबूरीवश रहना शुरू करेगा, क्योंकि मानव के पास में अधिक टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए अभी तक तकनीक का विकास संभव नहीं हो पाया था। इसलिए मानव पर्यावरण की विचारधाराओं में सबसे पहली विचारधारा जिसमें प्रकृति मानव पर हावी है और मानव प्रकृति के अनुसार नियंत्रित है, इस विचारधारा को कहते हैं नियतिवाद। नियतिवाद मतलब नियति में जो भी है वो फिक्स है। इसे निश्चयवाद भी कहते हैं, मतलब मानव के जीवन को निश्चय कौन करता है, प्रकृति। या इसे वातावरणवाद भी कहते हैं, क्योंकि वातावरण के अनुसार मानव नियंत्रित है। इसे पर्यावरणवाद भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में डिटर्मिनिज्म कहते हैं। यह विचारधारा मूल रूप से तो ये जो यूनानी और रोमन भूगोलवेता हुए उन्होंने इस विचारधारा के बीज बो दिए थे। उसके बाद में जो मध्यकालीन जो अंध युग आता है जिसमें अरब भूगोलवेता, उनका भी इस विचारधारा के विकास में योगदान है। लेकिन इस विचारधारा का जो आधुनिक स्वरूप है, इस आधुनिक स्वरूप का विकास भूगोल की जर्मन स्कूल में हुआ, या जर्मन विचारधारा कहते हैं। इस विचारधारा के जनक जर्मनी के जो भूगोलवेता हुए जिनका नाम है फ्रेडरिक रेडजेल जर्मन भूगोलवेता थे। ये नीतिवाद या वातावरणवाद या निश्चयवाद के जनक कहलाते हैं, जो जर्मन विचारधारा या जर्मन स्कूल से संबंधित है। इसके अलावा हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, हंटिंगटन और कुमारी सैंपुल, ये दोनों यूएसए से थे, अमेरिका से थे। कुमारी सैंपुल, इन सब का नाम आता है वातावरणवाद या निश्चयवाद के समर्थक के रूप में। इसके बाद में यह विचारधारा लगभग सेकेंड वर्ल्ड वार तक इस दुनिया में अपना वर्चस्व कायम रखी। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 44, जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया, उस समय तक ये विचारधारा हावी थी मानव और वातावरण के बीच में संबंधों को स्थापित करने में। इसके बाद में मानव का जैसे जैसे तकनीकी विकास संभव हुआ, मानव और पर्यावरण के बीच में संबंधों को स्थापित करने वाली दूसरी विचारधारा अस्तित्व में आई, जिसमें मानव को पर्यावरण पर हावी माना गया। पहली विचारधारा कहती है पर्यावरण मानव पर हावी है, जबकि दूसरी विचारधारा कहा गया कि इसमें मानव पर्यावरण पर हावी है और मानव प्रकृति में या पर्यावरण में अपने आवश्यकता अनुसार अनुकूलन या परिवर्तन करके और अपना जीवन यापन कर सकता है। तो इस विचारधारा को कहते हैं संभववाद। पॉसिबिलिज्म। यह विचारधारा फ्रेंच स्कूल से संबंधित है, तो फ्रांस से संबंधित है, फ्रांस विचारधारा है, जिसमें जीन ब्रून्स का नाम सबसे पहले लिया जाता है। जीन ब्रून्स इसके मुख्य समर्थक थे। इसके अलावा OH के स्पेट का नाम भी प्रमुख रूप से लिया जाता है। मानव पर्यावरण की इस विचारधारा के अनुसार मानव पर्यावरण पर हावी है
और वह अपनी आवश्यकता अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है। जैसे यदि गर्मियों के समय अधिक गर्मी, टेम्परेचर बहुत अधिक हाई है, तो मानव ने क्या किया, इस टेम्परेचर पर कब्जा करने के लिए या इस पर नियंत्रण पाने के लिए मानव ने एसी का या कूलर का या पंखे का आविष्कार कर लिया। तब जाकर क्या किया, अधिक टेम्परेचर को कंट्रोल करके टेम्परेचर कम कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि विपरीत परिस्थितियों में मानव ने अपना जीवन और आसान बना दिया। जैसे यहाँ यूँ भी बात कर सकते हैं, अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी तो वहाँ पेड़ पौधों का विकास है वो रुक जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया, मानव ने ग्रीन हाउस बना लिया, हरित गृह। हरित गृह एक कांच का घर होता है जिसमें क्या होता है, इसकी विशेषता ये होती है कि सूर्य से आने वाली किरणों को तो इसमें से होकर जाने देता है, लेकिन जो परावर्तित किरणें हैं, जो जिन्हें अवरक्त किरणें कहते हैं, इंफ्रारेड, इन इंफ्रारेड विकिरण को ये क्या कर लेता है, हरित गृह रोक लेता है या वापस पुनः धरातल पर परावर्तित कर देता है और पुनः बाहर नहीं जाने देता। इस कारण क्या होता है, हरित गृह का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी और उसके कारण पेड़ पौधों का विकास अधिक हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि संभववाद विचारधारा के अनुसार मानव ने प्रकृति द्वारा थोपी गई जो बाधाएं थी उसमें तकनीकी विकास के कारण या तकनीकी विकास के द्वारा उन बाधाओं को, उन बैरियर्स को कम करके और अपना जीवन है वो और आसान बना दिया। यह था संभववाद। अब हमने दो विचारधारा देख ली, जिसमें एक में प्रकृति हावी है जबकि दूसरे में मानव हावी है। अब बुद्ध की मध्यम मार्गीय विचारधारा के समान ही एक और विचारधारा मानव और प्रकृति के बीच में अंतर संबंध को स्थापित करने के लिए मानव भूगोल में आती है और उस विचारधारा का नाम है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद, इसे नियो डिटर्मिनिज्म कहते हैं। नियो डिटर्मिनिज्म, ये ऑस्ट्रेलिया के एक भूगोलवेत्ता हुए जिनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर इन्होंने कहा कि न तो प्रकृति हावी है और न मानव हावी है। आवश्यकता के अनुसार कभी प्रकृति हावी हो जाती है और कभी मानव हावी हो जाता है। इस विचारधारा को कहते हैं नवनिश्चयवाद। इसका एक और दूसरा नाम है रुको और जाओ नीतिवाद। रुको और जाओ नियतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। जैसे ये चौराया है, इस चौराहे पे यहाँ पर बीच में सिग्नल लगा हुआ है जिसमें एक रेड सिग्नल होता है फिर एक ग्रीन सिग्नल होता है। तो रेड सिग्नल हमें ये बताता है कि अभी आपको रुकना है। इसका मतलब है कि रुकना है, इसका मतलब है कि प्रकृति हावी हो गई। जब प्रकृति की कठोरता कम हो जाएगी समय के साथ में, तब ग्रीन सिग्नल शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब मानव हावी हो जाएगा। ग्रीन सिग्नल होते ही मानव वहाँ से रवाना हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रकृति की कठोरता कम हो गई और मानव हावी हो गया। इस विचारधारा को कहते हैं रुको एवं जाओ विचारधारा नीतिवाद। इसका मतलब है कि हमें जब प्रकृति कभी वो ज़्यादा हर्ष कंडीशन में या विपरीत कंडीशन में आ जाती है तो हमें प्रकृति की पालना करनी चाहिए, और जब प्रकृति अपनी कठोरता को कम कर देती है तो हमें अपने अनुकूलन, प्रकृति का अपने अनुसार अनुकूलन करके आगे बढ़ना चाहिए। इसे कहते हैं रुको और जाओ नीतिवाद। तो मानव भूगोल की ये तीन विचारधारा हमने देखी। पहली विचारधारा निश्चयवाद, ये कहाँ की है? निश्चयवाद विचारधारा है जर्मनी की। जर्मनी वाली निश्चयवाद विचारधारा यह कहती है कि मानव और प्रकृति में कौन हावी है? प्रकृति हावी है। उसके बाद में फ्रेंच की दूसरी विचारधारा आती है जिसका नाम है संभववाद। संभववाद में मानव और प्रकृति में मानव हावी है। और उसके बाद में तीसरी विचारधारा जो इन दोनों के बीच मध्य मार्ग की विचारधारा है जिसका नाम है नवनीतिवाद। इसका मतलब है जिसे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि कभी मानव प्रकृति पर हावी होता है और कभी प्रकृति मानव पर हावी होती है। एक जैसी स्थिति कभी भी नहीं रहती। इसे कहते हैं नवनिश्चयवाद। धन्यवाद।